हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ। दो पड़ोसन हैं जो फ्रेंड हैं, जिनकी लड़की की शादी की बातें चल रही है। मैं स्टार्ट करती हूँ। शहरी बहू से अच्छा गांव की पड़ोसन की बहू का खाना। पूजा और किरण दो फ्रेंड थे। पूजा के घर आज पूजा अपने फ्रेंड से बोलते हैं, आज मेरे बेटे के लिए लड़की का फ़ोटो आई है, तू भी देख ले। किरण बोलती है, एक ही पड़ोसन में पूजा और किरण एक ही पड़ोसन में रहते हैं। किरण पूजा से काफ़ी अमीर थी, पर फिर भी अपनी सबसे अच्छी दोस्ती किरण के एक बार फ़ोन करने पर पूजा उसके घर आती। फ़ोन करने पर कि पूजा उसके घर जाती और उसकी लड़की की फ़ोटो देखती है। लड़की और उसका परिवार पूरा गांव में रहता है। बड़ी ही संस्कारी लड़की है और मैंने सुना है खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। लड़की तो अच्छी है, पर क्या पूजा तू शहर में रहकर गांव की बहू लेकर आएगी। अरे आजकल तो हर कोई पढ़ी लिखी बहू ढूंढता है। खाना बनाने का क्या है, खाना तो हर कोई खाना बना लेता है। बहू तो ऐसी होनी चाहिए जो हिसाब बारी कर सके, और गांव की लड़कियां को कहाँ हिसाब बारी में अच्छी होती है। हम कौन सा इतने अमीर हैं जो इतने अपनी बहू से हिसाब बारी कराएंगे। वैसे मेरी बहू थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी है। देखना तू, मैं तो अपने बेटे की शादी किसी शहरी लड़की से करूँगी, जो शादी के बाद मेरा काम संभाल सके, खाना बना सके और हिसाब बारी भी खर्च कर सके। इतना बोलकर किरण अपने घर जाती है। समय गुजरता है और बहुत जल्द पूजा किरण शांति ये पूजा अपने घर जाती है और बहुत जल्द पूजा अपने बेटे की शादी करवा कर बहू ले आती है। और आज उसकी पहली रसोई होती है, जहाँ जहाँ नेहा रसोई का खाना बना रही थी, और उसके खाने की खुशबू ना सिर्फ किरण के घर बल्कि पूरे मोहल्ले में फैल जाती। खिड़की से खाने की खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। अरे इतनी अच्छी खुशबू किसके घर से आ रही है। मुझे तो डर है कहीं मेरी खुशबू से नाक ही ना फट जाए। खाने की खुशबू इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि पूजा खुद को रोक नहीं पाती और सूंघती हुई किरण के घर आती है। पूजा, तेरे घर में क्या बन रहा है। तूने तो पूरे मोहल्ले को खुशबू से भर दिया है। अरे भाभी जी, आज खाना आपकी दोस्त नहीं मेरी बहू बना रही है, इसलिए तो पूरे मोहल्ले में खाने की खुशबू फैल गई है। मैं कहती थी ना, मुझे मेरी बहू को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। रुक, मैं अभी तेरे लिए खाना लाती हूँ। अरे खाना बनाने में क्या है, ये तो हर कोई कर लेता है। मेन तो हिसाब बारी करना है। क्यों भाई साहब। पूजा बहन, हमारे घर में हिसाब बारी की इतनी परेशानी नहीं, इसलिए हमें फ़र्क नहीं पड़ता अगर बहू हिसाब में थोड़ी कच्ची भी निकले तो। किरण अपने परिवार को खाने परोसती है और सब बैठकर खाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। वहीं अब पूजा किरण के घर से खाना लेकर अपने घर जाती है, जहां वह देखती है कि उसकी बेटी ने सारा काम खत्म कर दिया है अब और रसोई में खाना बना रही है। जिसके बाद एक पूजा अपना हिसाब किताब लेकर बैठ जाती है। तभी काजल का फ़ोन बजता है और वह अपनी माँ से कहती है, माँ, मैंने गैस पर सब्जी चढ़ा दी है, आप ज़रा देख लो। मेरी सास का बार फ़ोन आ रहा है, हिसाब बाद में कर लेना। काजल के कहने पर पूजा अपने हिसाब किताब की डायरी लेकर रसोई में जाती है और सब्जी देखते हुए सोचती है, बेटी का रिश्ता लग चुका है, कुछ ही दिनों में वे शादी करके अपने ससुराल चली जाएगी, फिर मुझे ही घर संभालना होगा और हिसाब भी करना होगा। अकेले मैं यह हिसाब कैसे कर पाऊँगी। अब मैं भी सब्जी देखने के चक्कर में हिसाब नहीं कर पा रही हूँ। अब मुझे अपने बेटे की शादी करवा देनी चाहिए, ताकि शादी के बाद मेरी बहू हिसाब संभाल सके और मैं घर के कामों में उसकी थोड़ी मदद करवा दूँगी। एक ही बार जब पूजा को खाना और हिसाब बारी संभालना पड़ता तो वह अपने बेटे की शादी करने का फैसला करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और जब दीपक अपने पिता के साथ ऑफिस के लिए घर से निकला तो उन दोनों ने नाक तक किरण के घर से खाने की खुशबू आती है और
दीपक रसोई में खिचड़ी से नेहा को खिड़की से नेहा को खाना बनाता देख बोलता है, भाभी ऐसा क्या डालती हो आप इतने खाने में जो इतनी अच्छी खुशबू आती है। आपके घर में मैं क्या ही डालूँगी, जैसे सब बनाते हैं वैसे ही मैं खाना बनाती हूँ बस। अच्छा तो कभी हमें भी दावत पर बुलाओ। अच्छा अभी हम चलते हैं। दीपक नेहा की खाने की तारीफ करके अपने पिता के साथ गाड़ी में बैठकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। समय गुजरता है और बहुत जल्द दीपक का रिश्ता सोनी नाम की लड़की से तय कर देती है और शादी का कार्ड लेकर अपने दोस्त के घर पहुंचती है। यह ले पूजा, मेरे बेटे का रिश्ता तय हो चुका है। लड़की काफ़ी अमीर घर से है और उसने MBA कर रखा है। अब तो देखना कैसे मेरी बहू आकर अच्छा खाना भी बनाती है और हिसाब बाड़ी भी संभालती है। यह तो बहुत अच्छी बात है किरण, पर मेरी बहू ने बेशक MBA नहीं किया पर वो पढ़ी लिखी है। शांति किरण की ये बातें सुनकर पूजा मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन पूजा अपनी बहू और बेटे के साथ शॉपिंग पर जाने के लिए तैयार होती है। बेटा, अगले हफ्ते दीपक की शादी, ये सोच रही थी कि मैं बहू को भी शॉपिंग करने के लिए ले चलूं। अगर तू दोनों के पास समय है तो हमारे साथ चलो। माँ, मुझे तो ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, आप अमित को ले जाओ। भैया मैं घर में नहीं रहता, कॉलेज जाता हूँ और बचे हुए टाइम में पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ। पूजा, तुम एक काम करो, पैसे लो और बहू के साथ शॉपिंग करने के लिए चली जाओ। हिसाब किताब में अगर परेशानी हो तो रात में हम आकर कर लेंगे। हिसाब किताब में कैसी परेशानी माँ जी, मैं हूँ ना। अब किरण नेहा के साथ अकेली मार्केट चली जाती है और वहाँ पूजा की बहू के लिए श्रृंगार का सामान, साड़ी, गहने लेती है। अब जब दूसरी दुकान में नेहा कुछ सामान देख रही होती है तो शांति अपनी बहू के लिए भी चूड़ी लेती है और वो लोग घर आकर बैठकर हिसाब करने लगते हैं। बहू, तेरे ससुर ने 4,000 रुपये दिए थे, वे पूरे खत्म हो गए। एक बार अच्छे से हिसाब करना कि 2,000 कहाँ गए। माँ जी, मैं तो अच्छे से ही हिसाब कर रही हूँ, फिर भी 2,000 समझ में नहीं आ रहा है कहाँ चले गए। दोनों सास बहू हिसाब कर रही होती है, तभी वहाँ किरण आती है। किरण पूजा से मिलने आती है और नेहा अपनी सास से कहती है, माँ जी अभी आप सारे सामान को रख दीजिए, कॉफ़ी आई है, चाय बनाकर लाती हूँ। काकी आई है, चाय बनाकर लाती हूँ, शाम को दोबारा हिसाब करेंगे। क्या हुआ शांति, हिसाब के कुछ गड़बड़ हो गई क्या? नहीं, इतनी भी बड़ी गड़बड़ नहीं है, बस 2,000 का हिसाब नहीं मिल रहा, इसलिए मैं तुझे बोलती थी शहर की पढ़ी लिखी बहू लेकर अगर पढ़ी लिखी MBA पास हो बहू लेकर आती तो आज तुझे हिसाब करने की में इतनी परेशानी नहीं होती। किरण की बात सुनकर पूजा को काफ़ी बुरा लगता है और वह रसोई में जाकर चाय बनाकर लाती है। चाय पीकर की पूजा भी अपने घर चली जाती है और जब किरण सारा सामान कमरे में लेकर आती है तो उसकी नज़र चूड़ी पर पड़ती है और वह सिर पर हाथ रख कर अपनी बहू से कहती है, बहू गलती मेरी है, तूने तो बिल्कुल सही हिसाब लगाया था। मैंने तो तेरे लिए 200 की चूड़ी खरीदी और तूने बताया ही नहीं और ना ही हिसाब में जुड़वाया। अब हिसाब पूरा हो गया, मेरी गलती की वजह से किरण इतना बोल गई। कोई बात नहीं माँ जी। समय गुजरता गया और एक हफ्ते बाद दीपक की शादी हो जाती है। शादी के बाद सोनी की आज पहली रसोई होती है। आयशा पूजा अपनी बहू से कहती है, बहू हमारी पड़ोसन की बहू ऐसा खाना बनाती है कि पूरे मोहल्ले में खुशबू फैल जाती है। तुझे भी ऐसा खाना बनाना है कि पूरे मोहल्ले में खुशबू ही खुशबू हो और 4 गली की औरतें कटोरे लेकर मेरे घर आए खाना मांगने, समझी। इसलिए तू आज शाही पनीर मलाई कोफ्ता, पनीर टिक्का, चिल्ली पटेटो, राइस, रोटी, पूड़ी, पराठा बना ले। आशा खाना बनाकर
किरण खाना बनाकर बताकर बाहर चली जाती है और वही रसोई में अकेली खड़ी होकर सोनी सब्जियों को देखती है और देखते हुए खुद से बोलती है, मेरी सास ने मुझे कितनी उम्मीदें पाल रखी है, पर उसे कौन बताए कि मुझको खाना बनाना नहीं आता है। वहाँ पर तो मुझे अपनी माँ की याद आ रही है। सोनी अपनी पहली रसोई से काफ़ी घबरा जाती है और अपनी माँ को याद करती है, जहाँ शादी के पहले उसकी माँ ने खाना बनाना सिखा ही नहीं होती है। सोनी, तू ससुराल में क्या करोगी? 4 बार सिखा दिया। अब मैं तुझे सब्जी काटना बेटा, तू पढ़ाई में अच्छी है ना, तू खाना बनाने में अच्छी है, कैसे संभालोगी ससुराल? इतनी मुश्किल से पैसे देकर तुझे एमबीए में पास करवाया ताकि तेरे ससुराल वालों की डिग्री दिखाकर तेरी शादी करवा सकूं, पर मुझे तो डर लगता है अगर तेरे ससुराल वालों को पता चल गया तो वे तुझे उल्टे पैर यहाँ छोड़ जाएंगे। वो माँ क्यों डरती है? माना कि मैं हिसाब किताब में कच्ची हूँ, खाना बनाना नहीं जानती, पर लोगों को तो बनाना जानती हूँ ना। शोभा के लाख समझाने पर और खाना बनाने सीखने पर भी सोनी कुछ नहीं सीखती। वह अपनी मनमानी करती है। ऐसे ही एक दिन सोनी के पिता की तबीयत ठीक नहीं। घर पर गाड़ी आता है और एक बिल सोनी के हाथ में थमा देता है। मालिक ने जितना भी माल लिया है यहाँ सब लिखा है, मैंने हिसाब कर दिया है। मालिक की तबीयत ठीक नहीं है, अब तुम हिसाब कर दो और कितने पैसे बनते हैं दे दो। 10 मिनट रुको, मैं अंदर से आती हूँ। अंदर जाकर सोनी हिसाब करने के लिए अपनी माँ को बिल देती है। मैं तेरी जितनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तू ही हिसाब कर। तेरे पापा तो इससे भी बड़ा हिसाब चुटकियों में कर लेते हैं और तू फ़ोन कैलकुलेटर लेकर बैठी है, फिर भी हिसाब नहीं कर पा रही है। माँ, मैं कैसे हिसाब कर पाऊँगी? मैं थोड़ी ना पापा का काम संभालती हूँ। आप एक काम करो, यह बिल पास कर दो। सोनी एक छोटा सा हिसाब नहीं कर पाती। इसके बाद शोभा खुद ही उसकी बाद पूजा खुद ही हिसाब करके उस आदमी को उसके पैसे दे देती है। सोनी ये सब सोच रही होती है कि तभी उसकी नंद काजल रसोई में आती है। भाभी, क्या सोच रही हो? नेहा भाभी के घर में खाना बनने भी लगा, देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मेरे तो दिल कर रहा है कि उड़ती हुई मैं उनके घर चली जाऊं खाना खाने, इसलिए जल्दी खाना बना दो। वैसे भी कल मुझे अपने ससुराल जाना है, क्या बनाकर खिलाऊं इन्हें? एक काम करती हूँ, खाना ऑर्डर कर लेती हूँ, इन्हें क्या ही पता चलेगा। अब जहाँ पूरा परिवार खाने का इंतज़ार कर रहा होता है, वहीं पर सोनी बाहर से खाना ऑर्डर कर देती है और घर के पीछे वाले दरवाजे से पार्सल ले लेती है और घर वालों को खाना खिलाती है। हमारी बहू भी अच्छा खाना बनाना जानती है। हाँ पापा, सोनी सिर्फ खाना बनाना नहीं बल्कि हिसाब किताब करना भी अच्छे से जानती है। आखिर इसने एमबीए जो कर रखी है। अपनी तारीफ सुनकर सोनी बहुत खुश होती है। वही थोड़ा सा खाना लेकर आशा शांति के घर जाती है। मेरी बहू के हाथ का खाना खाकर तो देख लो, भी बढ़िया खाना बनाती है और हिसाब भी करने में एक्सपर्ट है। इसलिए कहा था मैं तुझे शहर में रहती है तो शहरी बहू ला। मेरी बहू तेरी बहू की तरह हिसाब बारी में कच्ची नहीं है, बड़ी में कच्ची नहीं है। किरण का शांति के सामने इतराकर कहाँ वहाँ से चली जाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ साथ इसी तरह सोनी बाहर से खाना ऑर्डर करके अपने घर वालों को खिलाती है। ऐसे ही एक दिन किरण और पूजा बाहर खड़ी होकर बात कर रही थी। तभी उनके एक पड़ोसन के घर डिलीवरी बॉय आता है और वह औरत फ़ोन लेकर शांति के पास से किरण के पास आती है। किरण, जर फ़ोन बहू को बुलाना, मुझे समझ नहीं आ रहा है वह डिलीवरी वाला मुझसे कौन सा फीटीओ मांग रहा है। मैं तो अंगूठा छाप हूँ,
ठहरी, मेरे बच्चे भी बाहर हैं और ये मेरी बेटी का पार्सल आया है। अरे बहन नेहा बहू तो खुद गाँव से आई है और उसे क्या पता ऑनलाइन डिलीवरी के बारे में। मेरी बहू शहर की है, मैं उसे बुला देती हूँ, वो भी बता देगी। डिलीवरी बॉय का OTP नंबर आशा की पूजा अपनी बहू को पढ़ाने के लिए सोनी को बुलाती है और सोनी डिलीवरी बॉय को OTP नंबर बता देता है, जिसके बाद आशा और ज़्यादा गली मोहल्ले में अकड़ से चलती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब नेहा शाम में चूल्हे पर खाना बना रही थी तो उसकी पड़ोसन सुमित्रा भी छत पर होती है और अपनी छत पर सोनी भी खड़ी होती है। नेहा बहू कटहल के कोफ्ते बना रही हो क्या? मेरे फेवरेट हैं, खुशबू यहाँ तक आ रही है। थोड़े कोफ्ते मुझे भी दे देना। नेहा कोफ्ते मुझे भी बहुत पसंद है, मैंने सुना है तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। थोड़े कोफ्ते मुझे भी दे देना। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। किरण घर में सोफे पर बैठी है और सुरेश भी आकर बैठता है। अरे कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है नेहा की रसोई से, और ऊपर छत से सब लोग उससे मांग रहे हैं। नेहा बहू खाना ही इतना अच्छा बनाती है कि आए दिन कोई ना कोई उसके घर में सब्जी रोटी चावल दाल मांगता ही रहता है। आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हमारी बहू अच्छा खाना ही नहीं बनाती है। अब जल्दी से हिसाब किताब वाली डायरी दो। बहू अभी खाली है, मैं पूरे दिन हिसाब बारी करके थक जाती हूँ। आज बहू करेगी हिसाब। नेहा की जरा सी भी तारीफ सुन आशा चिढ़ जाती, पूजा चिढ़ जाती तो वही सुमित्रा नेहा के घर जाकर सब्जी लेती है, जहाँ सब कोफ्ते रोटी खा रही थी। आंटी आपको पता है मेरी भाभी जान के एक्स्ट्रा खाना बनाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो खाना बनाएगी तो कोई ना कोई कटोरी लेकर आ ही जाएगा। देख रही हो शांति, देख रही हो बहन कैसे तुम्हारा बेटा मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहा है। जहाँ किरण के घर में हंसी मजाक चल रही होती है तो वहीं सबके साथ सोफे पर बैठी हिसाब करते हुए सोनी के पसीने छूटने लगते हैं। माँ जी ऐसे हिसाब तो मैं चुटकियों में कर देती हूँ, पर पीछे का हिसाब आपने किया है, अगर मैं आगे का हिसाब करूँगी तो गड़बड़ हो जा सकती है। और मेरी माँ का भी फ़ोन आ रहा है और मुझे खाना भी बनाना है। आप एक काम करो, यह सारा हिसाब आप खुद ही कर लो। नेक्स्ट टाइम से कर दूँगी। माँ सोनी का कहना सही है, हम नई डायरी का हिसाब सोनी को देंगे, यह आप कर लो। सोनी खुद को हिसाब से बचा लेती। समय गुजरता और मोहल्ले में एक छोटा सा फंक्शन होता है और इसलिए पूजा और किरण अपनी बहू के साथ मार्केट जाती है, जहाँ दुकानदार पूजा के घपला कर रहा होता है। बहन जी आपके पूरे 2000 हो गए। भैया 2000 कैसे हुए? 500 हमने आपको चुन्नी के दे हैं और उसके बाद आपसे 1300 की साड़ी ली है। 1300 और 500 मिलाकर 1800 हुए। फिर आपको 2000 क्यों दे? बहू इस गांव की लड़की ने इतनी जल्दी हिसाब कर लिया, तूने क्यों नहीं किया? माँ जी यह आंटी का था, हमारा नहीं, कि हम क्यों दूसरों के फटे में टांग डाले। देखा किरण, तूने मेरी बहू भले ही गांव की है पर वो हिसाब बारी भी में पक्की है। आंटी इतना छोटा सा हिसाब तो 5वीं क्लास का बच्चा भी कर लेता है। सोनी अपनी इज्जत बचाने के लिए वहाँ पर भी बड़ी बड़ी बातें करने लगती है। कुछ ही देर में दोनों परिवार शॉपिंग करके घर आते हैं और कमरे में बैठकर जब आशा पैसों का हिसाब करती है तो 4000 से ऊपर नीचे होते हैं। बहू मैंने तो तुझे 10,000 दिए थे और तूने सिर्फ 6,000 का सामान लिया है, बाकी 4,000 कहाँ गए? सामान लेते हुए तो हिसाब नहीं किया, पूरे 4,000 का हेर फेर हो रही है। माँ जी कोई गड़बड़ नहीं हुई है, आप शांत हो जाओ, मैं आपको बाद में पूरा हिसाब देती हूँ, थोड़ा आराम करो। एक बार फिर सोनी बहानेबाजी से खुद को बचा लेती है। समय गुजरता है और एक दिन जब कि पूजा अपने मोहल्ले की कुछ औरतों के साथ सब्जी लेकर घर आ रही थी तो किरण के घर
से इस खाने की खुशबू आती है। हम नेहा बहू के खाने की खुशबू मुझे पागल कर देती है। मुझे तो डर लगता है कि कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। वैसे वैसे किरण बहन, तुम तो बड़ा बोलती हो कि तुम्हारी बहू बहुत अच्छा खाना बनाना जानती है, हिसाब किताब में भी माहिर है, पर तुम्हारे घर से तो कभी खाने की खुशबू नहीं आती। नीचे नहीं है और ना ही हमारी रसोई में खिड़की लगी है जो खाने की खुशबू बाहर तक फैल कर फिक्र मत करो। आज मेरी बहू जो भी बनाएगी वो मैं तुम्हारे घर भिजवा दूंगी, फिर खुद टेस्ट करके बताना कि किसकी बहू खाना ज़्यादा अच्छा बनाती है। और सुमित्रा बहन, तुम ही बताओ जरा, माया बहन को उस दिन जब तुम्हारे घर डिलीवरी वाला आया था तो किसने तुम्हारी प्रॉब्लम खत्म करी थी। आशा की पूजा की बात सुनकर औरतें चुप हो जाती है और और पूजा सब्जी लेकर घर में जाती है और अपनी बहू से कहती है, बहू तुम इस महीने का हिसाब करने के लिए अपने कमरे में जा रही हो। आज तो ऐसा खाना बनाना और खाने की खुशबू इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हमारी पड़ोसन जल उठे। अब पूजा अपने कमरे में बैठकर हिसाब कर लेती है तो वहीं हमेशा की तरह आज भी सोनी खाना ऑर्डर कर देती है और खुद फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद डिलीवरी बॉय घर के पीछे वाले दरवाजे पर आता है और उसी वक्त किसी काम से आशा वहां जाती है और डिलीवरी बॉय को देखकर हैरान हो जाती है। सोनी मैडम, आप हैं, ये आपका पार्सल है, 2000 हो गए। मेरी बहू को खाना ऑर्डर किया कि मेरी बहू ने खाना ऑर्डर किया है, उसकी तबीयत तो ठीक है। पूजा डिलीवरी बॉय को 2000 देकर खाना लेकर अपनी बहू के कमरे में जाती है जहां वे सोनी को फ़ोन पर अपनी माँ से बात करता हुआ देखती है। माँ, तुम बेकार परेशान होती हो और एक ही सवाल करती रहती हो। आज तक किसी को पता नहीं चला कि इतने दिनों से मैं इन लोगों को बाहर से खाना खिला रही हूँ। अब क्या ही पता चलेगा। और यही हिसाब की बात तो मैं कोई हिसाबबारी नहीं करती। मैंने हिसाब का काम माँ जी को ही सौंप रखा है। अच्छा, तो ये बात है। अब मुझे समझ आ रहा है कि जब मेरी बहू खाना बनाती है तो मोहल्ले में दूर की बात घर में भी खाने की खुशबू नहीं आती। जब हम खाने के लिए बैठते हैं तो पूरा घर खुशबू से महक जाता है। और उस दिन भी हिसाब बारी भी पूरे 4000 का तूने नुकसान किया, क्योंकि मैडम जी हिसाब बारी में भी कच्ची है। जब पूजा सोनी को डांट रही होती है तभी वहाँ दीपक और सुरेश आते हैं। यह सब बात क्या चल रहा है सोनी? माँ जो बोल रही है क्या वो सब सच है? मुझे माफ़ कर दीजिएगा माँ जी, पढ़ने लिखने में अच्छी नहीं थी, बड़ी मुश्किल से मैंने 12वीं पास करी, फिर पैसे देकर मुझे MBA पास करवाया गया ताकि मेरी शादी हो सके। माँ ने खाना बनाना सिखाया था पर मैंने कभी सीखा ही नहीं। पर अब मैं आप लोगों के वादा करती हूँ, मैं खाना बनाना सीखूंगी, हिसाब करना भी सीखूंगी, बस मेरी माँ को खबर मत देना। जब सोनी रोते हुए अपनी गलतियों को माफ़ी अपने ससुराल वालों से मांगती है तो वहाँ बर्तन में बिरयानी, रायता और सलाद लेकर शांति पूजा आती है और सारी बातें सुनकर किरण से कहती है, कि पूजा, तू यह मत समझा कि मुझे ननीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। तू मेरी दोस्त है, पर ज़रूरी नहीं कि गांव की बहू गंवार हो, साफ बरी की कच्ची हो या सिर्फ खाना बनाने ही जानती हो। और यह ज़रूरी नहीं कि हर इंसान खाना बनाना जानता हो। इसलिए बहू को डांटना मत और उसे खाना बनाना सिखा, ताकि तेरे घर की बातें तेरे घर में ही रहे। और क्या हुआ अगर तेरी बहू को हिसाब में कच्ची है तो खाना बनाना नहीं जानती, तो खाना बनाना कौन सी बड़ी बात है, तू सिखा देना। और हिसाब तो पहले भी तू ही करती थी। मेरी बहू ने बिरयानी बनाई थी और तुझे
तुझे बिरयानी बहुत पसंद है, इसलिए मैं बस बिरयानी देने तुझे यहाँ चली आई। किरण बिरयानी देकर वहाँ से चली जाती है। और अब पूजा किरण की बातों को काफ़ी देर तक सोचती है और अगली सुबह हिसाब बारी छोड़कर सबसे पहले सोनी की रसोई में ले जाती है और खाना बनाना सिखाती है। तू मेरे घर की इज्जत है, इसलिए पहली और आखिरी बार मौका दे रही हूँ। हिसाब भले ही ना कर पाए, पर खाना बनाना तो तुझे सीखना ही होगा। ऐसे सब्जी बनती है, क्योंकि घर में सिर्फ 4 लोग हैं, तो 1 चम्मच मसाला काफ़ी है और 1 गिलास चावल में 2 गिलास पानी जाता है, समझ रही है ना। इस तरह आशा सोनी को खाना बनाना सिखाती है और साथ ही में रसोई में ही बैठकर हिसाब बारी का काम करती है। तो वहीं पर अब नेहा खाना बनाकर सबको खिलाती है और सब खाते खाते बातें करते हैं। पापा, जब से नेहा ने हिसाब देखना शुरू किया है, हमारा काम कितना आसान हो गया है, वरना आप और मैं रात के 10 बजे तक बैठकर पूरा हिसाब करते थे। बहू तो बस 12वीं पास है, फिर भी बहू की गणित कितनी अच्छी है। मुझे अपनी बहू पर गर्व होता है, जो बढ़िया खाना बनाना और हिसाब दोनों जानती है। तो वे होगी जो मेरी बहू की आखिर पसंद किसकी नहीं होगी। बहू ने किया बढ़िया भरवा भिंडी बनाई है। सच में भरवा भिंडी, पुलाव, रोटी सब बढ़िया बना है। देखना अभी कोई ना कोई आता ही होगा। और नेहा बहू, आज भिंडी की खुशबू बाहर तक आ रही है। दे जरा ना। सुमित्रा को देखकर सब जोर जोर से हंसने लगे। थैंक यू। कैसी लगी मेरी स्टोरी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आपको किस तरह की स्टोरी पसंद है, मैं उसी तरह का लेकर आऊँगी कहानी। ओके, बाय बाय।